चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरएएस और आरटीएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान अधीनस्थ या तहसीलदार सेवा मुख्य परीक्षा के जो 3 पेपर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सामान्य अध्ययन के, उनके सिलेबस के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और ये श्रृंखला जारी रहेगी। आगे की वीडियो में हम और प्रश्नों को लेंगे और मैं समझता हूँ यदि आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा की तो तैयारी करें ही, साथ ही साथ अपना कुछ समय मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी लगाएं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद मुख्य परीक्षाएं ज़्यादातर 3 से 4 महीने में आयोजित हो जाती है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, उसके लिए अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है और समय इतना कम होता है कि वो इतना बड़ा सिलेबस उस 4 महीने की अवधि में तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए आप सभी की सुविधा के लिए मैं ये कुछ प्रश्न सेलेक्ट करके उनके आदर्श आंसर तैयार किए हैं और इन्हीं आंसर्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो और आगे आने वाले सारे ही वीडियो बहुत ही उपयोगी होंगे। किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए कम शब्दों में, लेकिन इतने भी कम ना हो कि आपकी कंसेप्ट ही उसमें जो है अच्छे से क्लियर न हो पाए। तो शब्द कम हो लेकिन सारगर्भित हो, इस ढंग से हो कि आपका उत्तर भी उसमें अच्छे से आ जाए। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अपने कुछ पुराने पेपर्स से, कुछ मॉडल पेपर्स से कुछ प्रश्न कलेक्ट किए हैं और उनका आंसर लिखने का प्रयास किया है। इन सभी आंसर को लिखने में मैंने अधिकतर मूल जो टेक्स्ट बुक है उनका ही उपयोग किया है। एक अलग वीडियो में जैसा कि मैंने बताया है कि कौन कौन सी पुस्तकें जो है आपके विभिन्न जो खंड है, चाहे वो पहले पेपर के हो, दूसरे के हो, तीसरे के हो, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे खंड है। राजव्यवस्था है, लोक प्रशासन है, भूगोल, इतिहास, ये तो है ही, अर्थव्यवस्था, इसके साथ साथ मनोविज्ञान जैसे व्यवहार नाम से शामिल किया गया है, योग, विधि, समाजशास्त्र, वाणिज्य जिसमें अंकेक्षण, प्रबंधन और लेखांकन आते हैं, और नीति शास्त्र, ये सारे विषय जो है पहले 3 पेपर में, और ऑफ कोर्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी। तो इन सब का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो आने लायक हैं, उनको कलेक्ट करके मैंने ये तैयार किए हैं वीडियो। तो आज पहला ये वीडियो है, आप इसको देखें। आपको मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बिल्कुल ही सरल भाषा में इन उत्तर को लिखने का प्रयास किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन का अर्थ है, सिंपली हम ये केवल इतना समझें कि एक संस्था या संगठन, जैसे कोई व्यापारिक संगठन है, कोई कंपनी है, कोई बड़ा सा बिजनेस हाउस है, वो अपनी जो भी गतिविधियां करता है, क्रय करता है, उत्पादन करता है, विक्रय करता है, उन सब चीज़ों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका लेखांकन। ये एक थोड़ी नई कंसेप्ट है, तो उसका लेखांकन किया जाता है कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। समाज पर जैसे वो कितना रोजगार प्रदान करता है समाज को, समाज का जीवन स्तर कितना ऊपर उठाता है, और उसके जैसे कोई उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है तो उसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण भी किया जाता है, तो वो एक नेगेटिव प्रभाव है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो यही कुल मिला के सामाजिक लेखांकन है। तो देखिए, संगठन के सामाजिक उत्तरदायित्व को CSR के नाम से इसमें शामिल किया गया है। आगे के
किसी वीडियो में हम उसको भी पढ़ेंगे CSR को। तो सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित एक अवधारणा है जिसमें संगठन की सामाजिक निष्पत्ति यानी सोशल परफॉर्मेंस का मापन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संगठन की जो भी क्रियाएं हैं उसका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का मापन किया जाता है पहले, फिर उसका लेखांकन, पुस्तकों में उसको लेखांकित किया जाता है, अकाउंटेट किया जाता है, और साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है जो विभिन्न अथॉरिटीज़ को देने में कार्य करती है। तो ये हुआ आपका सामाजिक लेखांकन। सिंपल आपको इतना याद रखना है कि संगठन की जो एक्टिविटीज़ है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो पॉजिटिव भी होता है, जैसे मैंने कहा रोजगार प्रदान करते हैं, वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं समाज को, इस प्रकार से समाज का जीवन स्तर उच्च बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण उसके कारण हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को का हिसाब किताब रखना ही सामाजिक लेखांकन है। अगला देखिए उत्तरदायित्व लेखांकन। ये एक संगठन या संस्था या कंपनी का इंटरनल मैटर से संबंधित है। उसमें क्या होता है कि संगठन को विभिन्न केंद्रों में बांट दिया जाता है, अलग अलग सेगमेंट में संगठन को बांट दिया जाता है, उसको कहते हैं उत्तरदायित्व केंद्र है। संगठन को बांट दिया है विभिन्न केंद्रों में, वो उत्तरदायित्व केंद्र कहलाते हैं। फिर प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र या सेगमेंट की योजना बनाई जाती है, उसके कार्य क्या होंगे ये बताया जाता है, उसको कितना बजट अलॉट किया जाएगा ये बताया जाता है, उसके कामकाज की लागत कितनी आएगी और फिर उससे कितना लाभ प्राप्त होगा, ये सब कुछ तय कर दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि उसने जो है अपना निष्पादन कितना किया है, यानी वो जो जो उसको कार्य सौंपे गए हैं, जो उसकी योजनाएं कार्यक्रम बनाए गए हैं उस उत्तरदायित्व केंद्र के, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन कितना किया है उसका लेखांकन करना। फिर ये तुलना की जाती है कि आपने जो उसको बजट दिया है या आपने जो उसको काम सौंपा है वो और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना अंतर आ रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है। वो अंतर को भी जो है उसका मापन किया जाता है और फिर उस अंतर को क्यों आया है उसके कारण खोजे जाते हैं और उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यही उत्तरदायित्व लेखांकन है। तो सिंपली इतना ही याद रखें कि संगठन को अलग अलग इकाइयों में बांट दो, फिर उन इकाइयों के काम, योजनाएं, बजट, लागत, लाभ आदि तय कर दो, और फिर जो उन्होंने किया है, उन्होंने जो एक्टिविटी संपादित की है वो कितनी की है, जो आपने दिया है काम उसके मुकाबले कितनी की है, जो आपने खर्च उनको बताया है उसके मुकाबले उन्होंने कितना खर्च किया है, इसका हिसाब किताब रखना उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाता है। अगला पॉइंट एक छोटा सा है, कैच बॉल विधि। निर्णयन की विधि है ये, और कुछ नहीं है। निर्णयन की विधि ये ऐसी विधि है कि इसमें किसी समस्या का पूरी तरह नया समाधान नहीं खोजा जाता है, बल्कि जो पुराने जो आपने निर्णय लिए हैं उन्हीं में कुछ एडलेस कर दिया जाता है, उसी में कुछ नई चीज़ें जोड़कर निर्णय कर लिया जाता है। तो ये कहलाता है नया निर्णय न करके पुराने में ही संशोधन करना कैचबॉल विधि है। ये तीन जो है पॉइंट जो थे कॉमर्स से संबंधित थे। अब देख लेते हैं एक संवेगात्मक बुद्धि, जो कि नीति शास्त्र के सिलेबस में भी है और व्यवहार या मनोविज्ञान के सिलेबस में भी है। तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। संवेगात्मक, संवेग का अर्थ समझे आप पहले। तो संवेग का अर्थ होता है इमोशन, भावनाएं। तो भावनाओं को समझना और फिर उनको मैनेज करना, किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता कि वो भावनाओं को समझे। किसकी भावनाएं? स्वयं की भावनाएं, साथ ही साथ सामने वालों की भावनाएं। जैसे किसी कंपनी का एक प्रबंधक है या कोई प्रशासक है, तो वो प्रशासक अपनी भावनाओं को तो अच्छे से समझे ही समझे, साथ ही साथ जिनके साथ, चाहे वो अधीनस्थ कर्मचारी है या आम जनता है, उनके साथ किसी मैटर पर डील कर रहा है तो उनकी भावनाओं को भी समझे और फिर उनको इस प्रकार प्रबंधित, इस प्रकार मैनेज या एडजस्ट करे कि जो है न केवल समस्या का समाधान हो बल्कि संगठन को, संस्था को, सरकार को, समाज को अधिकतम लाभ हो। यही है संवेगात्मक बुद्धि। तो जरा देख लेते हैं इसको। मेयर और सेलोवी नामक दो मनोवैज्ञानिक थे,
उन्होंने 1977 में इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया, प्रतिपादन किया। डैनियल गोलमैन एक और इसी कंसेप्ट से जुड़े हुए, ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, तीन इनफैक्ट, ये एक पेयर में है, मेयर और सेलोबी दो, और गोलमैन, ये इस संवेगात्मक बुद्धि के अध्ययन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। तो गोलमैन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जो सफलता है उसमें 20% योगदान उसके आईक्यू का होता है। इंटेलिजेंस कोटिएंट जो है, बौद्धिक परिलब्धि, उसका केवल 20% ही, वो कितना बुद्धिमान है उसका योगदान केवल 20% होता है। लेकिन वो जो संवेगात्मक यानी इमोशंस को कंट्रोल एडजस्ट करने की जो उसकी क्षमता है, उसको संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस कहा गया है। ये थोड़ा गलत छपा है, EI लिखे यहाँ। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका योगदान उसकी सफलता में 80%। तो खुद की जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसका योगदान केवल 20% ही होता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का योगदान 80% होता है, ये गोलमैन का मानना है। अब गोलमैन के अनुसार परिभाषा देख लेते हैं और मेयर सेलोबी की परिभाषा देख लेते हैं। जब भी परिभाषा पूछे तो आप कोशिश कीजिएगा कि मेयर सेलोबी की परिभाषा लिखें, ये काफ़ी विस्तृत परिभाषा है। गोलमैन की भी परिभाषा ठीक है, तो पहले गोलमैन की परिभाषा देख लेते हैं। यह स्वयं के और दूसरे के भाव यानी इमोशन को समझने, स्वयं को अभिप्रेरित करने, अपने और अपने संबंधों में इन भावों को प्रबंधित करने की क्षमता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, आप अपने भावनाओं को, इमोशंस को समझे, दूसरों की को समझे और इस प्रकार से मोटिवेट करें कि आप उन भावनाओं के अकॉर्डिंग जो है अपने को, अपने खुद को और अपने, और अभी मैंने बताया प्रबंधक और कर्मचारी के आपसी संबंध या एक प्रशासक और आम जनता के संबंध, तो इन संबंधों में इन भावनाओं को मैनेज किया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए सामने से एक उग्र भीड़ आ रही है, काफ़ी उग्र है, काफ़ी क्रोधित है, तो प्रशासक भी और ज़्यादा क्रोधित हो जाए और उसका परिणाम यह हो कि वहाँ किसी प्रकार का क्लेश हो जाए। तो प्रशासक यह समझे कि क्या कारण है, क्या जेन्युइन कारण है उनके क्रोधित या उग्र होने के, या जो है अनावश्यक रूप से वो हंगामा कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ है ये संज्ञानात्मक क्षमताओं, संज्ञानात्मक जैसा कि अभी मैंने कहा 20% वाला, जिसका अर्थ संज्ञानात्मक बुद्धि एक कंसेप्ट और है, आगे पढ़ेंगे हम, वो है ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त संबंधित करने से संबंधित जो बुद्धि है उससे ये अलग है, ये ज्ञान प्राप्त करने वाली नहीं है, ये संबंधों को डील करने से संबंधित क्षमता है, तो उसकी पूरक है, ये हालांकि उससे अलग है पर उसकी पूरक है। चलिए, मेयर सेलोबी की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, ये अलग से पूछ ली जाती है कई बार कि मेयर सेलोबी के अनुसार जो है संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा दीजिए। तो मेयर सेलोबी की परिभाषा देख लेते हैं। ये संवेगों को अनुभव करने, वही बात समझने, परसीव करने और उन तक पहुंचने, उन तक एक्सेस, यानी कि चाहे वो खुद के हो या सामने वाले के संवेग हो, उन तक पहुंचना, उनको जानना और उत्पन्न करने की क्षमता है। तो कुल मिला के संवेगों को समझना, उत्पन्न करना और उन तक एक्सेस करना, चाहे खुद के संवेग हो चाहे आपके सामने वाले को, ताकि आपके चिंतन में, थिंकिंग में हेल्प हो सके, मदद हो सके, संवेगों और संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके, आप उन संवेगों को समझ सके चिंतन करके, और साथ ही साथ संवेगात्मक एवं बौद्धिक वृद्धि के लिए उन संवेगों को नियमित किया जा सके। वहाँ जहाँ प्रबंधित शब्द का इस्तेमाल किया था गोलमैन ने, वहाँ इन्होंने नियमित, रेगुलेट करने की बात कही है। तो कुल मिला के ऑल एंड ऑल सीधी बात है कि संवेगों को आप पहले तो समझें, उत्पन्न करें, उन तक पहुँचें कि संवेग क्या है, उनको समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ आप इस ढंग से चिंतन करें कि आप जो है अपने संवेगों को और सामने वाले के संवेगों को आप रेगुलेट या नियमित कर सकें। इसका उद्देश्य समझिए, क्यों ये बुद्धि जरूरी है। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति किसी भी दशा में स्वयं को अच्छे से
समायोजित कर सके। किसी भी परिस्थिति हो, चाहे सामने जो है भीड़ कैसी भी हो, कर्मचारी जैसे अधीनस्थ कर्मचारी आपके स्ट्राइक कर देते हैं, तो उस दशा में आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी संवेगात्मक बुद्धि में। यहाँ पे आपका नॉलेज कम आता है, जिसे इसीलिए गोलमैन ने कहा कि 20% ही योगदान होता है उस बुद्धि का, तो लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वही इन सिचुएशन में आपको एडजस्ट कर पाएगी और आप उस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि हुई। मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र दोनों में ही ये महत्वपूर्ण बिंदु है, और परिभाषाएं इसकी पिछली परीक्षाओं में आप देखेंगे पेपर्स में तो पूछी गई है। फिर एक आ गया छोटा सा पॉइंट, सामाजिक लेखांकन और सामाजिक अंकेक्षण में क्या अर्थ है। अभी हमने सामाजिक लेखांकन को तो देख ही लिया कि एक संस्था की गतिविधियों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी प्रभाव पड़ता है उसका लेखांकन करना, उसकी रिपोर्टिंग करना। लेकिन अब सामाजिक अंकेक्षण क्या है, आपने जो लेखांकन किया है वो सही है या नहीं है उसकी जांच करना सामाजिक अंकेक्षण है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सामाजिक लेखांकन में संगठन की क्रियाओं का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का मापन और रिपोर्ट किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जबकि सामाजिक अंकेक्षण में जांच की जाती, इस मापन की और इस रिपोर्ट की जांच की जाती है कि यह रिपोर्ट सही व उचित है या नहीं है। तो सामाजिक लेखांकन का जहां काम समाप्त होता है वहां से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य शुरू हो जाता है। तो दूसरा स्टेप यह है सामाजिक लेखांकन के बाद सामाजिक अंकेक्षण। समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का लेखा करना सामाजिक लेखांकन, और उस लेखे की सत्यता की जांच करना सामाजिक अंकेक्षण। तो कुल मिला के ये दो टर्म जो हैं, सामाजिक अंकेक्षण और सामाजिक लेखांकन में संबंध, ये हमने इस पॉइंट में देखे। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब कुछ और चीज़ों की तरफ चलते हैं। एक और कॉमर्स से संबंधित ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, और उसको प्रभावित करने वाले तत्व। बहुत सारे तत्व हैं जो पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। तो दीर्घकालीन पूंजी संरचना की दो प्रकार के वित्त होते हैं। फाइनेंस जो है एक संगठन के लिए, एक संस्था के लिए दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन, एक दीर्घकालीन। पूंजी संरचना का संबंध दीर्घकालीन वित्त है। पहली चीज़ तो ये समझे, दीर्घकालीन वित्त का अर्थ हो गया कि 3 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तक का जो वित्त होता है उसे हम दीर्घकालीन वित्त कहते हैं। तो दीर्घकालीन वित्त या कोषों के विभिन्न स्रोतों का पारस्परिक अनुपात पूंजी संरचना कहलाता है। अब दीर्घकालीन वित्त के बहुत से स्रोत हैं, ये हम नीचे एक उदाहरण दे रखा है, उसमें समझ सकते हैं। एक समता पूंजी होती है, एक पूर्वाधिकार पूंजी, ऋण पूंजी, संचित पूंजी, ये जो है दीर्घकालीन वित्त के स्रोत है। जबकि चालू दायित्व अल्पकालीन वित्त का स्रोत है। आगे अभी इसको समझेंगे हम, तो निम्नांकित तालिका से इसे समझा जा सकता है। जैसे पूंजी के स्रोत, एक जो है संस्था है, उसकी जो बैलेंस शीट है, चिट्ठा जो होता है उसका, उसके दायित्व पक्ष यानी लाइबिलिटी साइड का ये छोटा सा एक उदाहरण हमने लिया है। तो दो प्रकार की पूंजी होती है एक संगठन में, पहले तो आप ये समझे। एक होती है समता अंश पूंजी। आप जाने अंश पूंजी का मतलब है कुल पूंजी को छोटे छोटे भागों में 10 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये, इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में बांट के लोगों को बेचा जाता है ताकि लोग उसमें हिस्सेदार बन जाए। तो ये अंश पूंजी। अब अंश पूंजी भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है समता अंश पूंजी, एक पूर्वाधिकार अंश पूंजी। जब भी कंपनी को लाभ होता है तो लाभ होने पर सबसे पहले लाभ में हिस्सा पूर्वाधिकार अंश पूंजी वाले होल्डर्स को दिया जाता है। यानी पूर्वाधिकार नाम से स्पष्ट है, पूर्व अधिकार यानी इनका पहले अधिकार है लाभ पर, और फिर जो लाभ बचता है वो समता अंश पूंजी वाले को। तो ये एक प्रकार से सेकंड जो है ग्रेड के व्यक्ति हैं। लेकिन इसमें बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसे मान लीजिए पूर्वाधिकार अंश पूंजी के जो शेयर हैं उन पर रेट पहले से फिक्स होती है। जैसे लिखा गया कि 10%, तो मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का शेयर है तो मुझे इसका 10% मिलेगा, यानी 10 रुपये मुझे मिल जाएगा। अब कंपनी को मान लीजिए
कि लाभ हुआ साहब 60 रुपये का, तो मुझे तो दे दिए 10 रुपये, अब बचे 50 रुपये, तो 50 रुपये देने का काम इन समता। तो समता अंश पूंजी में एक फ़ायदा भी है कि रेट पहले से फिक्स नहीं है, इसलिए आपको अधिक लाभ भी मिल सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत कम मिले, जैसे मान लीजिए लाभ ही आपका 15 रुपये हुआ है मान लीजिए, तो फिर आपको 10 रुपये तो प्राप्त हो गए शेयर होल्डर पूर्वाधिकार वाले को, और पीछे केवल 5 रुपये बचे, वही इसको मिलेंगे। तो समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में यही अंतर है महत्वपूर्ण। एक और अंतर है दोनों में, यदि आप इसको भी जानना चाहें तो मैं यहाँ बता देता हूँ। पहला अंतर तो ये हुआ कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर पूर्वाधिकार के अंशों के जो धारक है उनका लाभ में पहला हिस्सा होता है, निश्चित दर से इनको लाभ प्राप्त हो जाता है, जबकि समता अंश को बाद में लाभ प्राप्त होता है और उनके लिए कोई दर निश्चित नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जब भी कभी पुनर्भुगतान करने की बात आती है, पैसा वापस लौटाने की बात आती है, जिन्होंने खरीदे हैं शेयर उनको पैसा वापस लौटाना है, तो सबसे पहले पूर्वाधिकार को लौटाया जाएगा। अब कोई बचेगा तो समता को लौटाया जाएगा, अन्यथा नहीं लौटाया जाएगा। तो ये दो बड़े अंतर समता और पूर्वाधिकार में है। तो वापस अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी। एक आती है ऋण पूंजी, कि आपने कहीं से ऋण लिया है। ऋण भी एक तो जैसे आपने बैंक से लोन लिया है या किसी और व्यक्ति से लोन लिया है, वो हो सकता है। एक आप आम जनता से भी लोन ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए आप उनको ऋण पत्र जारी करते हैं, डिबेंचर, वो भी शेयर जैसे ही छोटे छोटे राशियों के डिबेंचर होते हैं, तो वो भी एक तरीका है। एक है संचित पूंजी। संचित पूंजी का अर्थ है कि आपके जो पूर्व में लाभ हुए हैं उनको आप संचित करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ कंसेप्ट है। चालू दायित्व ऐसे दायित्व हैं जिनका 1 साल के अंदर अंदर आपको भुगतान करना पड़ता है, यानी जहाँ से भी आपने कुछ, जैसे मान लीजिए उधार माल खरीदा आपने, तो आपको विद इन 1 ईयर भुगतान करना पड़ता है, ये चालू दायित्व। तो स्थायी और चालू में बस यही अंतर है कि स्थायी की जो है अवधि अधिक होती है, चालू की अवधि 1 साल तक ही होती है। चलिए अब इस उदाहरण को आगे लेते हैं। तो 5 प्रकार की चीज़ें एक कंपनी की बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दी है: समतांश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पूंजी, संचित पूंजी और चालू दायित्व। इनकी राशि भी दे रखी है, देखिए 45 लाख, 23 लाख, 11 लाख, 11 लाख और 10 लाख, और कुल टोटल है इसका 1 करोड़। इनका परसेंटेज भी 1 करोड़ में दे रखा है, 45, 23, 11, 11, 10, ये इसका परसेंटेज 1 करोड़ के ऊपर। अब देखिए ये तो कुल पूंजी का प्रतिशत है। महत्वपूर्ण चीज़ है दीर्घकालीन कोषों के स्रोत का अनुपात, क्योंकि हमारा पूंजी संरचना की कंसेप्ट यही है कि दीर्घकालीन वित्त या कोषों के जो विभिन्न स्रोत है, कौन से हैं? दीर्घकालीन के केवल 4 ही है, 5 नहीं है, ये नहीं है, ये चालू अल्पकालीन है। तो इनका अनुपात क्या है कुल पूंजी में, वही कहलाता पूंजी संरचना। तो अब देखिए ये जो है इनका टोटल कितना होता है? इनका टोटल होता है 1 से 4 तक का टोटल होता है 90 लाख रुपए। 1 करोड़ नहीं होगा क्योंकि ये 10 लाख चालू, इसको घटा दीजिए। तो अब इस 90 लाख पर पहला जो समतांश पूंजी है 45 लाख, उसका क्या रेशो है? तो हम देखेंगे 45/90 × 100, तो इसका मतलब आएगा 50%। तो ये पहला हो गया। इसी प्रकार से इसका देख सकते हैं 23 लाख बटा 90 लाख × 100, तो ये आएगा 25.56। 11 लाख का देखेंगे तो ये आ जाएगा 12.22, और फिर 11 लाख का भी सेम आ जाएगा, लेकिन लास्ट वाले का बिल्कुल नहीं आएगा, इसको खाली छोड़ना है। चलिए इस चिट्ठे से हमको 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करने का अवसर मिलेगा। ये 3 चीज़ें कौन सी है? देखिए, वित्तीय ढांचा या संरचना। ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको आप अच्छे से देखें। वित्तीय ढांचा या संरचना यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष की संरचना, अर्थात अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों पूंजी का योग। जैसा कि हम देख सकते हैं 1 करोड़। तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष को यदि हम देखें, ये पूरा जिसमें चालू भी शामिल है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों शामिल है, और योग आ गया 1 करोड़। इसको तो कहेंगे हम क्या? पूंजी, ये वित्तीय संरचना। लेकिन पूंजी संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे
केवल दीर्घकालीन कोषों के पारस्परिक स्रोतों का अनुपात, जो कि हम ये इधर देख चुके हैं 50-25 ये। और एक शब्द आता है पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल सिंपल है कि यह केवल दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों का योग है। तो तीन चीज़ें, 1 करोड़ तो है क्या? वित्तीय ढांचा। 90 लाख क्या है? पूंजीकरण। और इनका आपसी अनुपात 90 लाख पर 45 का, 23 का, 11 का ये जो रेशियो है ये कहलाता है क्या? पूंजी संरचना। तो तीन चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एक पॉइंट ये देख लीजिए, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। अतः पूंजीकरण दीर्घकालीन पूंजी कोषों का संख्यात्मक पहलू है। पूंजीकरण में हमने क्या देखा? 90 लाख एक संख्या है, जबकि पूंजी संरचना क्या है? इसका गुणात्मक पहलू है। तो ये दोनों कंसेप्ट एक ही है, पर यह संख्यात्मक है और ये गुणात्मक है। चलिए अगला पॉइंट इसी से संबंधित ले लेते हैं। ये भी काफ़ी लोकप्रिय प्रश्न है, पूछा जा सकता है, अच्छे से तैयार करें इसको। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं करवा पाऊँगा, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लें। दीर्घ ये पॉइंट्स, ये बिंदु याद रखें, क्योंकि 50 शब्दों में ही कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 20 शब्दों, 15 शब्दों, 20 शब्दों वाले, या 50 शब्दों में। तो इसलिए इसकी डिटेल को आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इतना देख लें कि पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो विभिन्न दीर्घकालीन कोष स्रोतों का अनुपात क्या होगा, यानी पूंजी संरचना कैसी होनी चाहिए। जैसा अभी हम इसमें देख रहे हैं, तो इसमें ये देख रहे हैं कि 50% तो समतांशी है और बाकी 50% में दूसरे आ रहे हैं। पूर्वाधिकार अंश कम आ रहे हैं और ऋण पूंजी और कम आ रही है। तो इस प्रकार से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बताती है कि ये 50% रहे, ये 40 रही, ये 30 रहे, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पहला तो है रोकड़ प्रवाह की स्थिति, यानी संगठन या कंपनी में रोकड़ का आगमन कितनी जल्दी से होता है, ये चीज़। दूसरी चीज़ है ब्याज आवरण अनुपात, यानी ब्याज के मुकाबले में आपका लाभ कितना है, ब्याज को कवर करने वाला कितना है। फिर है विनियोग पर प्रत्याय, यानी जो आपका रिटर्न मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो आपके विनियोग यानी चाहे समतांश हो या आपके पूर्वाधिकार अंश हो, ये इन्वेस्टमेंट है, उनके मुकाबले में कितना प्रतिशत है। ऋण की लागत, ऋण जो आप लेते हैं उस पर कितना खर्च आता है ब्याज के रूप में, कमीशन के रूप में, ये देखना पड़ेगा। निर्गमन की लागत, निर्गमन का मतलब जब भी आप शेयर जारी करते हैं जनता के लिए या डिबेंचर जारी करते हैं, उन पर कितना खर्च आता है। समता पूंजी की लागत, यानी समता पूंजी पर कितना आप लाभांश या लाभ देते हैं। टैक्स की दरें, सरकार की टैक्स की दरें कैसी है। सेबी के निर्देश भी देखने पड़ेंगे। सेबी आप जानते हैं, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि प्रतिभूतियों का जो लेन देन होता है, शेयर डिबेंचर का जो लेन देन होता है, उसके ऊपर नियंत्रण और उसका नियमन करती है। जो हर्षद मेहता वाला शेयर घोटाला हुआ ना 80s, लेट 80s में, उसके बाद इस संगठन की स्थापना की गई। तो ये महत्वपूर्ण है। अंशों के, ऋण पत्रों के क्रय विक्रय पर, यह लेन देन पर नज़र रखता है। स्टॉक बाजार की दशाएं, स्टॉक बाजार में कौन से अंश डाउन चल रहे हैं, पूर्वाधिकार या ये आपके समता अंश, किसकी मांग अच्छी है या किसकी मांग कम है, या डिबेंचर की मांग कैसी, ये भी देखना पड़ेगा। प्रवर्तन की लागत, प्रवर्तन का मतलब है कंपनी की स्थापना। कंपनी जब शुरुआत की जाती है तो कुछ व्यक्ति मिलकर कंपनी की स्थापना करते हैं, उनको प्रवर्तक बोलते हैं। तो वो उसमें कितना खर्चा आता है, ये भी देखना पड़ेगा। लोचशीलता का अर्थ है कि कब आप जो है अपनी पूंजी संरचना को परिवर्तित कर सकते हैं, कितना आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अंशधारियों का नियंत्रण भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ऋण ज़्यादा ले लें और अंशधारियों का नियंत्रण कमज़ोर हो जाए, या एक ही प्रकार के, जैसे मान लीजिए आपने अभी आपके पास 5,000 शेयर होल्डर है, लेकिन अब आप जो है 5,000 और शेयर जारी कर देते हैं, तो अब आपके पास मान लीजिए 10,000 शेयर होल्डर हो जाए, मान लीजिए, या 7,000 हो जाए, जितना कोई ज़्यादा भी खरीद सकता है, ज़रूर नहीं है एक व्यक्ति एक ही खरीदे। तो उन शेयर होल्डर ज़्यादा होने की दशा में प्रत्येक शेयर होल्डर का नियंत्रण में हिस्सा कम हो जाएगा। जो जो शेयर होल्डर बढ़ेंगे, नियंत्रण का हिस्सा हर एक शेयर होल्डर का
कम हो जाएगा। ऐसा ही भविष्य में क्या जोखिम आ सकती है उस कंपनी को लेके, उसके माल को लेके, तो ये भी ध्यान रखें। अन्य कंपनियां जो जो वैसी की वैसी दूसरी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए कोई जो है मोटर व्हीकल बनाने वाली कोई कंपनी, ऑटोमोबाइल कोई कंपनी है, तो दूसरी ऑटोमोबाइल जो कंपनी है उसका भी ध्यान में रखें आप कि उसने कैसी संरचना कर रखी है अपनी पूंजी की, तो उसी के अनुसार आप भी फॉलो करें। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे जो है पॉइंट्स इसमें आते हैं, 13-14 पॉइंट आए हैं। इनको आप केवल नाम याद रखें, संक्षेप में मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है। चलिए अगला हम पॉइंट लेते हैं, ABC मॉडल। बिल्कुल सिंपल है। ABC मॉडल दो चीज़ें के बारे में बताता है। एक तो ये निर्णयन की विधि है, याद रखें, और एक ये सामग्री प्रबंधन की तकनीक है। निर्णयन की विधि का मतलब है कि आप बहुत से विकल्पों का विकास करें। एक समस्या आई आपके सामने, निर्णयन का क्या अर्थ होता है? समस्या के कौन कौन से समाधान हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं विकल्प का विकास करें और फिर एक सर्वश्रेष्ठ समाधान का आप क्या कर लें? चयन कर लें। यह निर्णयन होता है। तो निर्णयन की विधि कैसे है ABC मॉडल? कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं माफ़ कीजिए, एक जो समस्या है उसके बहुत सारे जो समाधान हैं, आप पहले तो सबकी खोज कर लें, विकल्पों का विकास करें, फिर उनकी लागत यानी उनको लागू करने में कितना खर्च आएगा, साथ ही साथ उनसे कितना लाभ प्राप्त होगा, उसका विश्लेषण करके आप उनको व्यवस्थित करें। और व्यवस्थित इस ढंग से करें, ABCD इस तरह आप उनको व्यवस्थित कर लें कि सबसे अच्छा ये, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये सर्वाधिक लाभदायी यानी सबसे लाभ देने वाला और जिसकी लागत कम से कम हो, उस विकल्प का फिर आप चयन कर लें। तो ये कहलाता है, यानी विकल्पों को रेटिंग प्रदान करना है ABC मॉडल, और कुछ नहीं है। ऐसे ही सामग्री प्रबंधन की तकनीक भी ठीक वैसा ही है कि सामग्री 3 तरह की हो सकती है, महंगी, मध्यम और सस्ती। ये इस तरह देखिए, तो 3 वर्गों में उसको बांट लें। हाईएस्ट वैल्यू आइटम यानी सबसे महंगी, जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, उसको A कैटेगरी में डालें। जो मिडिल है, एवरेज वैल्यू आइटम है, यानी न ज़्यादा महंगी न सस्ती, उसको B में डाल दें। और जो सामग्री सस्ती है उसको C में डाल दें। तो इस प्रकार से ये सामग्री प्रबंधन की भी एक तकनीक है। एक अपने पूछा जाता है निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये मैनेजमेंट की एक कंसेप्ट है, सिंपल। निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ आप बिल्कुल इसको पढ़ने से पहले ऐसे समझे कि कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी एक आप रिपोर्ट तैयार करें और उस रिपोर्ट के आधार पर ये देखें कि अब इनको प्रशिक्षण देना है, कि प्रमोशन देना है, कि ट्रांसफ़र करना है, कि बाहर निकालना है, यानी उनका कैसी परफॉर्मेंस रही है साल भर में, वही परफॉर्मेंस अप्रेजल है। इसको सार्वजनिक क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में SER कहा जाता है। SER एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट, यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। आजकल इसको नाम चेंज कर दें, APAR कर दिया है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, APAR। तो बात वही है, निजी क्षेत्र में भी इसको APAR ही कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी संगठन के कार्मिकों का उनके वर्तमान कार्यों, अभी जो वो काम कर रहे हैं, के संदर्भ में उनकी क्षमताओं, उनके परिणामों और उनकी संभाव्यताओं, यानी भविष्य में वो कैसे रहेंगे, का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में जो काम कर रहे हैं इसके आधार पर देखा जाता है कि उनकी क्षमता उस काम को करने की है कि नहीं है, उन्होंने जो परिणाम दिए वो कैसे है, और भविष्य में वो कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, ये देखना। इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही कार्मिकों को या तो मोटिवेट किया जाता है कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और बढ़िया करो, या फिर उनको पदोन्नति भी दी जाती है, प्रमोशन दिया जाता है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन की यही विधि काम में ली जाती है। उनको प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है कि अभी ये थोड़ा सा कमज़ोर है इन चीज़ों में, इनकी ट्रेनिंग दो इसको। और उनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, यहाँ काम करने के लायक नहीं है, इनको किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और स्थान पे भेजो। तो इनके बारे में निर्णय करना कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय
जो है ये कंसेप्ट है शून्य आधारित बजट, इसको ZBB बोलते हैं, ZBB यानी जीरो बेस्ड बजटिंग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंपली आप इसको पढ़े बिना भी 2-3 चीज़ें याद रखें। अमेरिका में इसका जो है विकास हुआ और पीटर पियर नामक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था इसको अमेरिका में, और अमेरिका के शासन में ही सबसे पहले यह लागू किया। पहले निजी क्षेत्र में लागू हुआ अमेरिका में और फिर सरकारी क्षेत्र में इसको लागू किया गया। भारत में भी हुआ। इसमें होता क्या है वो कंसेप्ट ध्यान में रखें। इसमें यह होता है कि आपने पिछले वर्ष किसी मद पर कुछ खर्च किया, बजट आपको अलॉट किया और आपने उसको खर्च किया। अब अगले साल ये देखा जाता है कि पिछले साल जो खर्च किया उसको तो कर दो जीरो, और अब ये बताओ कि अब जो तुम्हें उसी मद पे पैसा चाहिए वो क्यों चाहिए, उसका औचित्य सिद्ध करो। यानी पिछले साल आपने मान लीजिए किसी मद पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, अब आप मांगते हैं कि साहब हमें 1200 करोड़ रुपए और दीजिए ताकि हम खर्च करेंगे। तो वो कहता है कि नहीं, हम तो आपको 0 रुपये देंगे इस पर, आप 1200 करोड़ क्यों खर्च करोगे, उसका औचित्य सिद्ध करो, उसके कारण बताओ। तो एक प्रकार से स्लाइड पे आपने कुछ लिखा और उसको क्लियर कर दिया स्लाइड को, और फिर आप नए सिरे से लिखते हैं। तो पुराना सब कुछ खत्म, नए सिरे से वापस उस पर चर्चा होना कहलाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। यानी अलॉटमेंट पिछला आपने कितना भी अलॉट किया होगा उस मद के लिए, इस बार आप उसको 0 रुपये दे रहे हैं। अब वो कह रहा है नहीं, मुझे तो 1 रुपया दो या 5 रुपया दो या 5000 करोड़ दो। तो क्यों दे भाई, ये बता, तू ही साबित कर। ये कहलाता है ZBB। तो आइए देख लेते हैं इसको। इसके जो जनक हैं पीटर पियर है, अमेरिका जो है के थे ये विद्वान, और हिल्टन यंग ने इसको आगे और डेवलप किया, ये भी अमेरिका के थे। तो पीटर पियर और हिल्टन यंग, इन दोनों ने मिलके इसको जो है विकसित किया। राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे अमेरिका के, उन्होंने इसको USA की शासन व्यवस्था में सबसे पहले प्रयोग किया। तो अमेरिका से ही चला, पहले प्राइवेट सेक्टर में चला, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। भारत में 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसने इसको लागू किया था, और 86-87 से ये सभी विभागों में, भारत सरकार के विभाग और मंत्रालय उनमें लागू कर दिया गया। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका आशय है कि पूर्व में संचालित सभी कार्यक्रम व योजनाओं पर धन का आवंटन क्या कर दिया जाता है, शून्य। जैसा कि अभी मैंने बताया, पिछले साल आपको क्या मिला कोई मतलब नहीं, इस बार आपको 0 मिलेगा। नवीन वित्त वर्ष में उन पर धन आवंटन करने से पूर्व नए सिरे से औचित्य सिद्ध करना, अन्यथा उनको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। कोई भी योजना हो, जैसे मान लीजिए भारत सरकार की उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना पर पिछले साल जो आपने धन खर्च किया, मान लीजिए उज्ज्वला योजना पर 5000 करोड़ रुपए आपने धन खर्च किया, अब आप अगले साल फिर मांग रहे हैं, तो आपको क्यों दें। यानी पिछले साल 5000 करोड़ दिया, इस बार आपको 0 मिलेगा। अब 0 से ज़्यादा आपको कुछ चाहिए तो बताओ आपको क्यों दें, आप उसका क्या सिद्ध करो, औचित्य सिद्ध करो। और औचित्य सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको धन का आवंटन नहीं होगा और आपका वो कार्यक्रम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो चलिए इसके फायदे देखते हैं। निम्न प्राथमिकता, जिनकी लो प्रायोरिटी है वाले या अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट जो कार्यक्रम है, उस पर धन का आवंटन अपने आप ही बंद हो जाता है, क्योंकि उनका वो औचित्य सिद्ध नहीं कर पाते हैं। और इससे धन की क्या होगी, बचत होगी, जिसका उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में किया जा सकता है। पहला फायदा तो यह है। दूसरा, व्यय कम होने से करारोपण भी कम करेगी। जब सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे, सार्वजनिक व्यय कम हो जाएंगे, तो सरकार चाहेगी कि भाई कर भी कम लगाओ जनता पे, तो ये भी एक खुशी की बात रहेगी, जनता को प्रसन्न करने वाली बात रहेगी। कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में नाटकीय ढंग से वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हर एक अब अलर्ट रहेगा, हर एक डिपार्टमेंट जो उसका कार्यक्रम है उसको लेके कि मुझे इसको बहुत अच्छे से प्रभावी तरीके से चलाना है, ताकि अगले साल में फिर इसके लिए बजट ले सकूं, वरना मुझे बजट नहीं मिलेगा। कुछ हानियां भी है, दोष भी है इसके। संगठन में बने रहने का भी हर वर्ष औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा।
कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे कर्मचारियों का वेतन, संस्थापन के व्यय, वो तो करने ही करने पड़ेंगे यदि संगठन को बनाए रखना है, वरना संगठन को बंद करना पड़ जाएगा। तो वो हर बार उसका भी औचित्य सिद्ध करो कि साहब वेतन देना है, संस्थापन के खर्चे हैं, स्टेशनरी का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, ये भी आपको बताने पड़ेंगे हर बार। चलिए, दूसरा है कार्यक्रम का प्रभावी मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए आपको चाहिए दक्ष कार्मिक, यानी ऐसे कर्मचारी आपके पास होने चाहिए जो उस कार्यक्रम का ढंग से मूल्यांकन करे, और दक्ष कार्मिकों की आप जानते हैं पूरे संसार में कमी है। दूसरा है अनेक लोकप्रिय जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जैसे मान लीजिए पेंशन योजना है, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग की पेंशन है, या और भी किसी प्रकार के जो सामाजिक वीकर सेक्शन के लिए चलाती है सरकार, उन कार्यक्रमों के लाभ आप देख सकते हो कि जो है लाभ क्वांटिटिव रूप से बहुत कम होते हैं। तो ऐसी दशा में ये कार्यक्रम तो फिर बेचारे बंद हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हो भारत की जो राजनीति है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो इन्हीं कार्यक्रमों से चल रही है। विकास के कार्यक्रम कम है और ऐसे कार्यक्रम जो आप समझ सकते हो सामाजिक सुरक्षाएं देने से संबंधित कार्यक्रम है, जिनका भौतिक जो है परफॉर्मेंस या भौतिक रिजल्ट बहुत कम आता है, पर वो चलाने पड़ रहे हैं, और भारत की जो है राजनीति फेल हो जाएगी वोट बैंक की। इसलिए इसका क्या होगा, राजनेता विरोध करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी हमारा हुआ। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी हम कुछ और पॉइंट इसके ऊपर लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण कॉमर्स का ही एक फिर पॉइंट है। आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। संस्था से संबंधित वित्तीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले पत्र, यानी संस्था की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ये डिस्क्लोज करते हैं। कौन कौन से वित्तीय विवरण होते हैं? सबसे जो आर्थिक स्थिति, लाभ हानि और लाभ हानि नियोजन, रोकड़ और पूंजी का प्रवाह को व्यक्त करते हैं। इनके नाम आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से। सबसे पहला है लाभ हानि खाता या आय विवरण, जो एक वर्ष के दौरान संस्था के लाभ या हानि को दिखाता है। दूसरा है लाभ हानि नियोजन खाता, जो लाभ हुआ है उस लाभ का उपयोग किस किस कार्य में किया गया है उसका जो विवरण है वो लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है। चिट्ठा या स्थिति विवरण, बैलेंस शीट कहते हैं इसे। बैलेंस शीट जो है दो भाग होते हैं बैलेंस शीट के। एक होता है दायित्व पक्ष इस तरफ, और एक होता है संपत्ति पक्ष, राइट हैंड की तरफ संपत्ति पक्ष और लेफ्ट हैंड की तरफ दायित्व पक्ष। तो एक विशेष तिथि को ध्यान रखिए, एज ऑन लिखा जाता है इस पर, यानी एक विशेष तिथि को संस्था की क्या आर्थिक स्थिति है, उसके दायित्व कितने हैं और उसकी संपत्तियां कितनी है, यानी कितना उसको चुकाना है और कितना उसके पास है या कितना उसको प्राप्त होना है, ये विवरण कहलाता है स्थिति विवरण। कोष प्रवाह विवरण का अर्थ है कि एक वर्ष के दौरान संगठन को या संस्था को कितना फंड तो प्राप्त हुआ और उस फंड का उपयोग किस किस के ऊपर किया गया। बिल्कुल रोकड़ प्रवाह विवरण भी ऐसा ही है कि एक वर्ष के दौरान कितना कैश प्राप्त हुआ, कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हुआ, उसका विवरण ये कहलाता है। अगला पॉइंट है अंकेक्षण या लेखा परीक्षा, जिसे ऑडिटिंग कहते हैं। तो इसका भी ये भी कॉमर्स का ही पॉइंट है। इसको अच्छे से देखें कि किसी संस्था की लेखा पुस्तकों यानी अकाउंट्स की एक विशिष्ट और आलोचनात्मक जांच है। क्रिटिकल जांच है और विशिष्ट जांच है। विशिष्ट इस संदर्भ में है कि हर कोई उसको नहीं कर सकता, कुछ विशेष व्यक्ति ही करेंगे। वो व्यक्ति कौन होगा? एक योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा वो जांच की जाती है। और किसकी सहायता से की जाती है? प्रमाणक, यानी जिसे कहते हैं वाउचर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन जैसे मान लीजिए आपके बिल हुए, ठीक है, आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स हुए, वो चीज़ें होनी चाहिए जिनके आधार पर आपने अकाउंट्स में किसी चीज़ का लेखा किया है, उसको कहते हैं प्रमाणक। कुछ प्रपत्र और कुछ सूचनाएं, इनकी सहायता से ही, जैसे आपने माल बेचा तो माल बेचने के बदले में आपने ग्राहक को बिल दिया होगा
या माल आपने ख़रीदा तो आप वहाँ से बिल लेके आएंगे, तो उस बिल के आधार पर आपकी अकाउंट्स की बुक में एंट्री की जाती है। तो वो प्रमाणक प्रपत्र और सूचनाएं कहलाती हैं। इन दोनों को क्रॉस टैली करता है वो, बिल को और इसको। जिसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि लाभ हानि खाता जो बनाया गया है एक निश्चित अवधि का होता है, मैंने कहा 1 साल भर के लिए होता है लाभ हानि खाता, तो वो उस अवधि का सही लाभ हानि बताता है कि नहीं, ये देखना उद्देश्य है। दूसरा चिट्ठा, जो कि संपत्तियों और दायित्वों को बताता है और एक निश्चित तिथि को बताता है, ये ध्यान रखना है। लाभ हानि खाता अवधि से संबंधित है, चिट्ठा तिथि से संबंधित है। तो उस दिन संस्था की सही आर्थिक स्थिति को बताता है या नहीं बताता है, ये अंकेक्षण की परिभाषा है। तो कुल मिला के एक बार वापस देख लें जल्दी से इसको। लेखा पुस्तकों की आलोचनात्मक और विशिष्ट जांच है अंकेक्षण। कौन करता है? एक योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति। योग्य व्यक्ति कौन है? योग्य व्यक्ति ज़्यादातर निजी संस्थाओं के लिए चार्टेड अकाउंटेंट, जिसे आप सीए कहते हैं, वो अंकेक्षण का कार्य करता है, वो इसके लिए योग्य है। वो निष्पक्ष होना चाहिए, यानी उस कंपनी या संस्था से किसी प्रकार का उसका लेन देन नहीं होना चाहिए। किस बेस पे करता है? वो कुछ वाउचर, जिसे आप बिल कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कुछ प्रपत्र जो डॉक्यूमेंट्स है और बाकी कोई सूचनाएं, उनके आधार पर वो जांच करता है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि सही लाभ हानि का पता चले और सही आर्थिक स्थिति का पता चल सके। अगला पॉइंट लेते हैं, अंकेक्षण की सीमाएं। अंकेक्षण जो किया जाता है, आप देख सकते हैं उसके कुछ लाभ या उद्देश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे कि लाभ हानि का पता चल जाता है, आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है, किसी प्रकार का गबन हुआ है तो उसका पता चल जाता है, किसी प्रकार की अशुद्धि हुई है तो उसका पता चल जाता है। लेकिन अंकेक्षण कोई रामबाण औषधि नहीं है कि सब कुछ ठीक कर देता है, उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, वो देखेंगे। एक तो यह है कि यह 100% एक्यूरेसी यानी शुद्धता की गारंटी नहीं है कि किसी संस्था के लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण हुआ, अंकेक्षक ने अपनी रिपोर्ट बनाई और कहा कि भाई मेरी दृष्टि में यह सब कुछ सही है, फिर भी हो सकता है कि कुछ अशुद्धियां रह जाए, कुछ ऐसी चीज़ें छिपी हुई रह जाए जो उसमें आ नहीं पाती, क्योंकि अंकेक्षक एक एक व्यवहार का जो है अंकेक्षण नहीं कर पाता है। वो कुछ नमूनों के आधार पर कुछ सेलेक्ट करके करता है, तो कोई चीज़ छूट भी सकती है। आगे इसी प्रकार से जैसे एक्यूरेसी प्रकट नहीं करता पूरी तरह, वैसे ही जरूरी नहीं है कि जो भी छल कपट हुए हों, जो भी गबन हुए हों, वो सारे के सारे प्रकट हो जाए, क्योंकि मैंने अभी कहा वो नमूना जांच के आधार पर कार्य करता है, यानी 100% व्यवहारों की जांच नहीं करता है, सेलेक्ट करता है 10% 20% अलग अलग ग्रुप से और फिर जांच करता है। तो हो सकता है कोई गबन या छल कपट छूट जाए। यह संस्था के कर्मचारियों की ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी नहीं है, यानी उसने कहा कि सब कुछ सही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वाकई में कर्मचारी ईमानदारी है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि कई चीज़ें ऐसी हो सकती है जो छूट जाती है, उसमें आ नहीं पाती है। अगला है व्यवहारों की वैधानिक औचित्य की जांच, न कि व्यापारिक औचित्य की जांच। दो चीज़ें देखिए, वैधानिक औचित्य का मतलब है कि जैसे कंपनी है, किसी की ऑडिट की जा रही है, तो कंपनी एक्ट जो है, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट, उस कंपनी एक्ट के अंदर जो जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जो भी धाराएं दी गई है, उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया लेखा करते समय, इसकी तो वो जांच कर लेता है। लेकिन व्यापारिक औचित्य की जांच वो नहीं कर पाता है, कि जैसे मान लीजिए उसको प्राप्त हो सकता था 10% मुनाफा किसी किसी सौदे में, और उसको प्राप्त हो रहा है 8% ही मुनाफा, तो ये क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, इस चीज़ की वो जांच नहीं कर पाता है। अंकेक्षक की रिपोर्ट में अपनी केवल क्या प्रस्तुत करता है, अपनी राय देता है कि मेरी राय में, मेरी दृष्टि में यह सब ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि वाकई में सब कुछ ठीक है या नहीं। व्यवहार में अंकेक्षक नियोक्ताओं से प्रभावित भी हो सकता है। कंपनी के जो नियोक्ता है, जो उसको अपॉइंट करते हैं कि आइए आप हमारी कंपनी की जांच कीजिए, तो कई बार हो सकता है कि वो उनसे प्रभावित हो जाए और कई ऐसी चीज़ें जो उसको देखनी चाहिए थी वो उसको छोड़ दे। तो ये इस प्रकार से इसकी कुछ सीमाएं हैं
जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट हमारा नीति शास्त्र से है, बल्कि नीति शास्त्र की परिभाषा है ये, तो इसको देख लेते हैं। नीति शास्त्र क्या है? एथिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। ग्रीक भाषा के एक शब्द इथोज से निर्मित हुआ, और इथोज का क्या अर्थ है ग्रीक भाषा में? इथोज का अर्थ है रीति, प्रचलन या आदत। कोई रीति, कस्टम, कोई हैबिट, इस प्रकार की चीज़ें जो है इथोज कहलाती हैं। अतः नीति शास्त्र आदत, रीति या प्रचलन का व्यवस्थित अध्ययन है। संक्षेप में तो यही हुआ कि जो किसी समाज में कोई रीतियां हैं, कोई जो कस्टम बने हुए हैं, कोई चीज़ें प्रचलित है, व्यवहार में जो चीज़ें प्रचलित है, उनका अध्ययन है। लेकिन थोड़ी और परिभाषा डिटेल में देखें तो सामान्य शब्दों में मानकीय लिखना है आपको, मानवीय लिख दिया है। मानकीय विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस है ये। मानकीय विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जो कोई नॉर्म सेट करती है कि आपको ये करना है, इस ढंग से करना है, उसको कहते हैं नॉर्म्स। जो हमें कुछ नियम, मानक, सिद्धांत, तर्क आदि प्रदान करता है। अभी मैंने जैसा बताया, मानकीय विषय वह हैं जो कोई आपको पैमाने प्रदान करते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये आपको करनी चाहिए। तो उन पैमानों को यहाँ नाम दिया नियम, मानक, स्टैंडर्ड, रूल्स, प्रिंसिपल, लॉजिक, ये आपको दिए जाते हैं। फिर आप समाज का व्यवहार देखेंगे कि जिनके आधार पर समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके ऐच्छिक कर्म हो। देखिए, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक। यानी ऐच्छिक कर्म यह होते हैं जिनके ऊपर व्यक्ति का नियंत्रण होता है कि वो उसे करे या ना करे। लेकिन अनैच्छिक कर्म ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को करने ही पड़ते हैं, उसके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं होता। तो नीति शास्त्र में व्यक्ति के ऐच्छिक कर्मों या ऐच्छिक आचरण का ही अध्ययन किया जाता है। तो क्या हुआ, एक मानकीय विज्ञान है जिसने आपको कुछ नॉर्म्स दिए, नियम दिए, मानक दिए, सिद्धांत दिए। अब आप उनके आधार पर, उनके पैमाने पर व्यक्तियों के जो ऐच्छिक आचरण है उसका मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि वो सही है आचरण या गलत है, अच्छा है या बुरा है। जैसे एक मानक दिया गया कि चोरी करना गलत है, ये मानक आपको दिया समाज में, चोरी करना गलत है। अब व्यक्ति चोरी करता है तो आप कहेंगे कि ये बुरा आचरण है उसका, यह गलत आचरण है। लेकिन व्यक्ति चोरी नहीं करता है तो आप कहेंगे उसका आचरण सही है या अच्छा। यही नीति शास्त्र है। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा नीति शास्त्र की हुई। एक आखिरी पॉइंट इस वीडियो में हम और देखेंगे, वरना ये वीडियो हालांकि और भी हम देख सकते हैं इसमें, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगले कुछ पॉइंट्स अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल ये लास्ट पॉइंट देखते हैं, जेंडर बस्टिंग। ये भी बड़ी लोकप्रिय कंसेप्ट है। तो इस प्रकार के बजट का ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले प्रयोग हुआ, जहाँ पर हमने देखा कि ZBB का प्रयोग अमेरिका में हुआ, वहीं जेंडर बस्टिंग का ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2005-06 में भारत में भी इसका प्रयोग शुरू हुआ। अब इसमें कुछ नहीं है, देखिए दो प्रकार की जेंडर है, आप जानते हैं, मेल और फीमेल। किसी देश में एक जेंडर की स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति कमज़ोर होती है और दूसरे जेंडर की अच्छी होती है। भारत की बात करें तो यहाँ महिलाओं की, फीमेल जेंडर की आर्थिक सामाजिक स्थिति कमज़ोर है, जबकि जो मेल जेंडर है, पुरुष जो हैं, उनकी स्थिति अच्छी है। तो बजट बनाते समय आप ऐसे कार्यक्रम बनाइए, ऐसी योजनाएं बनाइए या धन का आवंटन ऐसी चीज़ों पे कीजिए कि जो कमज़ोर जेंडर है उसको अपलिफ्ट किया जा सके, उसका उन्नयन किया जा सके। यही जेंडर बस्टिंग है और कुछ नहीं है। तो यह कार्यक्रम नीतियों के निर्माण और धन के आवंटन में समाज के अपेक्षाकृत कमज़ोर जेंडर, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, के सशक्तिकरण पर जोर देता है, ताकि समाज में महिला पुरुष समानता स्थापित की जा सके। बिल्कुल सिंपल है। कई जगह जेंडर बस्टिंग का अर्थ ये लिख दिया जाता है कि महिलाओं की दृष्टि से ज़्यादा धन का आवंटन, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। भारतीय संदर्भ में ठीक है, क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति ज़्यादातर देशों में भी ठीक है महिलाओं की स्थिति, पर कुछ ऐसे देश हैं, जैसे जापान की बात करें या कोई और भी देश ऐसे हैं, यूरोप के कुछ देश, जिनमें पुरुषों की स्थिति महिलाओं के मुकाबले काफ़ी कमतर है।
तो वहाँ पर जेंडर बस्टिंग का अर्थ होगा कि पुरुषों के अपलिफ्टमेंट के लिए धन का आवंटन, कार्यक्रमों का निर्माण। तो इस प्रकार से ये जेंडर बजट की परिभाषा भी हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं मैंने आरएस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट लिए हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में भी ऐसे बिंदु पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के सिलेबस में है। तो आप इसलिए चाहे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मुख्य परीक्षा की, आप इसको अच्छे से देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अधिकाधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।